एज, ऐसे एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, है ना। अब इसमें से नाम ही हमको सजेस्ट कर रहा है आंसर। पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स मे बी पॉसिबल एंड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट मे बी पॉसिबल। तो यू शुड नो दिस थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। कुछ लोग कंफ्यूज होकर यहाँ पे पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट पे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन you should know this thing, the elements which comes after uranium in the periodic table are called as trans uranic elements. And also I should mention one thing here, all the elements which comes after uranium in the periodic table are artificial elements. क्या होते हैं वो सब? आर्टिफिशियल है। यूरेनियम 92 तक जितने एलिमेंट आए हैं ना, वो सब नेचुरली ऑकरिंग है ना, वो सब क्या है? नेचुरली ऑकरिंग है। और उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियल है। और उसके अलावा यूरेनियम से पहले भी कुछ एलिमेंट आते हैं जिनको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाता है, वो बनाए जाते हैं लैब में, नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आर्टिफिशियल एलिमेंट सिलेक्ट करना रॉन्ग है, गलत है ना, क्योंकि इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट सही नाम है। ऑल दी एलिमेंट्स आर दो आर्टिफिशियल, दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, बिकॉज जो प्री यूरेनियम भी कुछ एलिमेंट्स है जो आर्टिफिशियल है ना, ये रीज़न यहाँ पे हम दे सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन टू न्यूक्लाइड्स कंबाइन विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस ए हेवी न्यूक्लाइड, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज टर्म्ड एज। दो लाइटर न्यूक्लाइड कंबाइन होके जब हेवी न्यूक्लाइड बनता है तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर स्कैटरिंग, फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। मैं वन बाय वन आपको इसके मीनिंग समझाता हूँ। न्यूक्लियर फिशन किसको बोलते हैं? कि कोई बड़ा न्यूक्लियस, फिशन का मतलब होता है कि टुकड़े होना, है ना, टुकड़े हो जाना, फिशन का मतलब होता है। न्यूक्लियर फिशन, कोई बड़े न्यूक्लियस के दो या उससे ज़्यादा टुकड़े हो जाना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाना, पेवस्त हो जाना। तो यहाँ पे दो छोटे न्यूक्लाइड मिलते हैं एक दूसरे में और बड़ा न्यूक्लियस बनता है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर स्कैटरिंग को किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल बम्बार्ड करते हैं टारगेट पे, और वो जो बम्बार्ड करते हैं तो सम टाइम क्या होता है, बम्बार्डिंग होने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, न्यूक्लियर स्कैटरिंग। और चौथा जो ऑप्शन है फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन, फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन उसको बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन फोटॉन्स के ज़रिए, लाइट फोटॉन्स के ज़रिए शुरू किए जाते हैं, एच न्यू जो बोलते हैं ना हम, एच न्यू, तो ये लाइट फोटॉन्स के ज़रिए जो न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएट किए जाते तो उनको फोटो न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था व्हेन टू न्यूक्लाइड्स कंबाइन विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एन हेवी न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लाइड, है ना, दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना तो क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, है ना। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। और अगर उसी का उलट बड़ा न्यूक्लियस अगर टूट के दो छोटे न्यूक्लियस बन जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिशन बोलेंगे, जो ए ऑप्शन है ना। क्वेश्चन में कम ऑन दैट टॉपिक, है ना, यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द फंडामेंटल एंड indivisible constituents of an atom are called as डाल्टन एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एटम को हम पुराने ज़माने में इनडिविजिबल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर मानते थे कि एटम ये डिविजिबल नहीं है और फंडामेंटल पार्टिकल है दुनिया का, मैटर का। देन हमने को आगे चल के रिसर्च की, जैसे जैसे मतलब इवोल्यूशन हुआ रिसर्च के अंदर, तो हमको पता चला कि एटम डिविजिबल है और वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बना है, मीन्स एटम इज़ डिविजिबल। और उसके आगे जब और रिसर्च हुआ तो अब पता चला कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो डिविजिबल, वो भी डिविजिबल है और किसी और चीज़ से बने हैं और टुकड़ों से बने हैं। एंड दोज पार्टिकल्स, दोज
पार्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज कॉर्क्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क्स बोलते हैं। एंड मॉडर्न डे फिजिसिस्ट, पार्टिकल फिजिसिस्ट कंसिडर these कॉर्क्स एज अ फंडामेंटल इंडिविजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ये जो कॉर्क्स है तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है और इंडिविजिबल है, ये अब फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, ये किसी और चीज़ से नहीं बने, ये फंडामेंटल पार्टिकल है और इंडिविजिबल है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि द फंडामेंटल एंड इंडिविजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड एज, तो आपको देखना है कॉर्क्स कहाँ पे लिखा है, कॉर्क्स, ग्लूऑन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ए जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है ना, बिकॉज नीचे के ऑप्शन में अगर देखेंगे प्रोटॉन्स ये डिविजिबल है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे न्यूक्लियस डिविजिबल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। एटम इज इनडिविजिबल, नो ये तो बहुत ही रॉन्ग है ना, एटम इज डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट से जो रेडियो एक्टिविटी निकलती है उसको क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन इज़ वेरी क्लियर, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज़ द करेक्ट आंसर। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट जो रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करेंगे उसको नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता, और आर्टिफिशियल जो एलिमेंट्स है लैब में बनाए गए तो वो जो रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करेंगे तो उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहा जाएगा, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जो न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन, ये रॉन्ग ऑप्शन है, और नन ऑफ दिस ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी is exhibited by naturally occurring elements, naturally occurring nuclides. Let us see next question. There are total dash number of stable nuclides. You know, around or you can say more than 2000 nuclides have been studied till date by the scientists of nuclear chemistry. 2000 से ज़्यादा न्यूक्लाइड्स स्टडी किए जा चुके हैं अभी तक, नोन है साइंस के अंदर। उसमें से नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लाइड्स कितने हैं ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। सो आई विल टेल यू हियर, देयर आर 274 स्टेबल न्यूक्लाइड्स। कितने हैं? 2000 से ज़्यादा न्यूक्लाइड्स नोन है, जिसमें से स्टेबल न्यूक्लाइड्स की तादाद कितनी है? 274, 274 स्टेबल न्यूक्लाइड्स हैं। आपको ये याद रखना रहेंगे यहाँ पे। तो 55 क्या है? पहला जो ऑप्शन है ए 55, ये डिवाइड किया गया है। जो 274 स्टेबल न्यूक्लाइड्स है इसके अंदर E1Z एंड E1N, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाले जो न्यूक्लाइड्स है वो है 165। उसके बाद अगर आप देखेंगे E1Z, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे अगर न्यूक्लाइड देखेंगे तो वो 55। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले न्यूक्लाइड्स कितने हैं तो वो मिलेंगे 50। और अगर आप देखेंगे ऐसे न्यूक्लाइड्स, ऐसे स्टेबल न्यूक्लाइड्स जिनके अंदर दोनों भी ऑड है, न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर दोनों भी ऑड है, तो ऐसे बहुत ही कम स्टेबल न्यूक्लाइड्स है और वो है 4। नंबर ऑफ सच स्टेबल न्यूक्लाइड्स आर ओनली 4, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और दोनों भी अगर इवन है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ऐसे न्यूक्लाइड से 165। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे किया गया था हमको, देयर आर टोटल डैश नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लाइड्स। तो ये सब की अगर आप जमा करेंगे, टोटल करेंगे तो वो हो जाएंगी 274 टोटल नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एलिमेंट्स अबव मास नंबर डैश are all unstable nuclides, or unstable nuclides are also called as radioactive nuclides. You should know this thing, all unstable nuclides are also called as radioactive nuclides, because unstable nuclides emits nuclear radiations or particles, they are also called as radioactive nuclides. कौन से मास नंबर के ऊपर के सभी न्यूक्लाइड्स रेडियो एक्टिव है या अनस्टेबल है, ये हमारा क्वेश्चन है। You should know this thing very well, you should remember this thing. All the elements which have mass number equal to 210 or above 210 are all radioactive, are all unstable. Okay, ये इसका आंसर रहेगा डी,
एलिमेंट्स अबव मास नंबर 210 आर ऑल अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स और रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द मास नंबर ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ, मास नंबर ए रिप्रेजेंट्स ए सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं क्या मास नंबर, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको बोलते हैं कि मास नंबर, नहीं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, Z प्लस एन, ये फार्मूला याद रखने का, A इज इक्वल टू Z प्लस एन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A मीन्स मास नंबर, है ना। यही हमारा क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, C इज द करेक्ट आंसर, है ना। Z क्या है, प्रोटॉन, N क्या है, न्यूट्रॉन्स, ये दोनों की टोटल करेंगे तो मास नंबर A मिलेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ईच प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कॉर्क्स। देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि प्रोटॉन इज डिविजिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉर्क्स, तो कौन से कॉर्क से बना है। कॉर्क के सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 6 फ्लेवर्स हैं, नॉन फ्लेवर्स एंड 3 कलर्स है, 3 क्या है उसके कलर्स है। इस तरह के हर एक फ्लेवर का कॉर्क 3 कलर में होता है, तो टोटल 18 कॉर्क्स होते हैं। फ्लेवर और कलर के हिसाब से अगर उसको आप क्लासीफाई करेंगे तो टोटल कितने कॉर्क्स होते हैं, यहाँ पे 18 कॉर्क्स होते हैं, है ना। हर एक फ्लेवर का कलर 3 कलर में रहेगा, हर एक फ्लेवर का कॉर्क 3 कलर में रहेगा, तो 6 फ्लेवर 3 कलर इज इक्वल टू 18 कॉर्क्स। इन्हीं कॉर्क्स में से प्रोटॉन्स बने होते हैं, तो प्रोटॉन बने होते हैं 3 कॉर्क से। वो 3 कॉर्क कौन से हैं, मैं यहाँ पे आपको एक हिंट देता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भी 3 कॉर्क से बने होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर मेड अप ऑफ 3 कॉर्क्स ईच। नाउ आपको देखना है यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1, और न्यूट्रॉन पे 0। तो अब आपको मैं एक यहाँ पे हिंट देता हूँ, प्रोटॉन का चार्ज +1 है और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, तो प्रोटॉन हमेशा अप रहेगा। क्या रहेगा, प्रोटॉन अप रहेगा, +1 में है, और न्यूट्रॉन 0 है मतलब डाउन रहेगा। तो प्रोटॉन जो 3 कॉर्क से बनता है वो है अप अप डाउन, C इज़ द करेक्ट आंसर। ईच प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कॉर्क्स, ये कैसे पहचानेंगे आप, प्रोटॉन +1 होता है ना, प्रोटॉन भी 3 कॉर्क से बना है, न्यूट्रॉन भी 3 कॉर्क से बना है, लेकिन प्रोटॉन अप होता है, +1 होता है, तो ये अप अप डाउन से बना है। और इसी तरह अगर न्यूट्रॉन का पूछा जाए आपको क्वेश्चन, तो आपको बताते आना चाहिए ये जो बना है तो डाउन डाउन अप, और यू कैन से अप डाउन डाउन, इसमें 2 डाउन है, U